welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. Once again, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास नंबर 3। ये लेक्चर नंबर 3 है और आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बच्चों, लास्ट क्लास की जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो इन लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट व्हेन देयर इज़ ए गैस एंड उसको हम गर्म करते हैं तो और उस गैस से निकलने वाली लाइट का हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ओके, तो यदि हम देखिए यहाँ पे ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, इसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जब आप गैस को गर्म करते हैं और गैस से निकलने वाली जो एनर्जी होती है, लाइट होती है, उसका गैस का आप स्पेक्ट्रम देखते हैं तो पर्टिकुलर कलर्स, मैंने यहाँ गैसेस लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे पर्टिकुलर कलर्स लिखना था मुझे। ओके, तो पर्टिकुलर कलर्स, ओनली पर्टिकुलर कलर्स आर प्रेजेंट। ओके, और ये कोई फिक्स गैस है, मतलब अपना हाइड्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं। तो अलग अलग गैस की बात में अलग अलग टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिस टाइम यू विल ऑब्जर्व ओनली पर्टिकुलर कलर्स, या मोर स्पेसिफिकली यू कैन से पर्टिकुलर वेवलेंथ। जैसे मान लो आपको मिल सकता है रेड, मिल सकता है ये येलो, मिल सकता है ये ब्लू, मिल सकता है, बट आपको बाकी के कलर इसमें दिखाई नहीं देंगे, मतलब कुछ ही कलर दिख सकते हैं। ओके, 7 कलर आपको कंटिन्यूसली नहीं दिखाई देंगे। तो 7 कलर आपको कंटिन्यूस दिखते तो वो कहलाता कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ओके, बट जब आपको बैंड मिलते हैं कुछ स्पेसिफिक कलर के तो इसको आप क्या बोलते हैं, दैट टाइम यू विल से इट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो ये कहलाएगा आपको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो होता क्या, आपको इसमें कुछ पर्टिकुलर कलर्स की बैंड मिलेंगी, या पर्टिकुलर कलर ना बोले तो वेवलेंथ मिलेगी, एक कुछ फिक्स वेवलेंथ है ना। तो ये कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। यस, दिस टाइम ऑफ स्पेक्ट्रम वी कॉल्ड एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इस तरीके के स्पेक्ट्रम को आप क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोला करते हैं। इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम होता है, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। चलिए अब बात करते हैं बोहर्स का एक्सप्लेनेशन कि जनाब ये होता है ऐसा क्यों। तो देखिए, ये मैंने एक टिपिकल हाइड्रोजन एटम बना रखा है यहाँ पे। तो देखिए n=1 है, नेक्स्ट n=2 है, n=3 है। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यार होता क्या है कि देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है, मान लो इनर ऑर्बिट में है ये इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिट में जाता है, मान लो ये यहाँ पे स्विच कर गया, मूव कर गया, तो क्या कर रहे थे आप, आपके पास वेसल था, वेसल के भीतर गैस थी, वेसल के भीतर गैस है और आप इस गैस को गर्म कर रहे हो, और ये जो है ये गैस का एटम है। तो इस एटम के अंदर हो क्या रहा है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक, मतलब फिक्स एनर्जी लेके बाहर कूद रहा है, बाहर कूद रहा है ना। तो क्या होगा, वो एनर्जी लेगा, एक निश्चित एनर्जी लेगा। वो एनर्जी किस, तो वो एनर्जी जो लेगा उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग वो एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। जब यही इलेक्ट्रॉन आगे चल के वापस आएगा तो जितनी एनर्जी ली थी उतनी एनर्जी वापस करेगा, और वापस करेगा तो इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो ही रेडिएट होगी। तो मेरे कहने का मतलब यार ये समझो कि आप ये समझो कि देखो, जो एनर्जी, मतलब जिस अमाउंट में, मान लो आपने किसी से 5 रुपये उधार लिए थे, तो जब आप उसको दोगे तो 5 रुपये ही वापस दोगे, 5 का ना 6 दोगे ना 4 दोगे, ना कम ना ज़्यादा। तो वही, तो ये क्वांटम जो नेचर थोड़ा सा आ रहा है एनर्जी का, इस वजह से आपको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। ओके, सो क्या लिखा है, ही ट्राइज, इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू बी रिमेन एट लोअर एनर्जी लेवल। तो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप को लोअर एनर्जी लेवल में रखना चाहता है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कोशिश करेगा कि मैं वापस यहाँ से वापस आ जाऊँ, इस जगह पे वापस आ जाऊँ। तो लोअर एनर्जी में रखने की टेंडेंसी के कारण इलेक्ट्रॉन एक फिक्स स्पेक्ट्रम, फिक्स रेडिएशन अमाउंट को छोड़ता है, रिमेन्स एट लोएस्ट एनर्जी लेवल। सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक, वापस आता है, रिटर्न्स बैक। ओके, and energy is emitted. This energy was radiated in form of electromagnetic wave। और ये जो एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्या हो जाती है, रेडिएट होती है। ओके, तो हिंदी मैंने लिखा है, यदि हर तरह का एनर्जी लेवल होता तो हर तरीके की वेव्स होती। ऑब्वियसली यदि मान लो हर तरीके का एनर्जी लेवल होता, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ मैं, ज़रूरत तो नहीं है फिर भी क्लियर करता हूँ। मान लो यहाँ पे कितने सारे बैंड होते, बहुत सारे बैंड होते, एक पल के लिए मान लो कि बहुत सारे बैंड्स होते, कुछ ऐसा मान लो कि
ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, बहुत सारे बैंड होते। मतलब यदि एक तरीके से कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल होता, मतलब यहाँ से यहाँ जाता, फिर यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ जाता, फिर बाहर जाता, तो अगर कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल होते तो कंटिन्यूअस वेव्स भी रिलीज होती, कंटिन्यूअस वेवलेंथ की। बट ऐसा नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है एनर्जी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये क्वांटम नेचर देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा सा पढ़िए इसको, फिर समझ में आएगा। तो यदि हर तरह का एनर्जी लेवल होता तो हर तरीके की वेव्स होती, बट ऐसा होता नहीं है, इसलिए कुछ पर्टिकुलर वेव्स ही निकलेंगी। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 to n इक्वल्स टू 1, फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं जी क्या है। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? सेकेंड ऑर्बिट पे था। ये देखो, ये था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बैठा हुआ था, ओके, इस जगह पे, और वो कूद करके आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ गया अपनी ये। अब ये यहाँ पे सेकेंड पे था, आउटर स्टेट से लेके ग्राउंड स्टेट में आ गया। बताना आपको कि यहाँ से यहाँ गया है, तो क्या करेगा भाई? लोअर ऑर्बिट में जा रहा, मतलब एनर्जी बाहर की तरफ रेडिएट करेगा। ओके, बाहर की तरफ एनर्जी रेडिएट करेगा। आपको बताना है कितने वेवलेंथ की, क्या वेवलेंथ के रेडिएशन को इसने रेडिएट किया है, बिकॉज जो एनर्जी जाएगी वो वेव की फॉर्म में बाहर जाएगी। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या लगेगा? E2 माइनस E1, आउटर एनर्जी माइनस इनर एनर्जी। E2 माइनस 13.6, देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। E2 मीन सेकेंड शेल की एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, माइनस अगेन फर्स्ट सेल की एनर्जी नेगेटिव ऑफ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली आंसर आ रहा है 10.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो है ये अपने पास एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो 10.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलीज़ हो रही है। अब आइए देखिए, हमें क्या निकालना, हमें तो वेवलेंथ निकालनी है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको एनर्जी का फॉर्मूला वेवलेंथ का होता है E इक्वल्स टू एच न्यू, और यू कैन से एच सी बाई लैम्डा। तो अब हमारे पास कितना आया है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी आई थी 10.24 आई थी, तो उसको हम 10.2 लेके कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, तो एक्चुअली यहाँ पे 10.2 को अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया है मैंने, एंड h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, एंड c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में बदल लो, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन लैम्डा, और लैम्डा फाइनली सॉल्व कर लो। तो ये तो हो गई एक बात। अब मैं इसका एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ डायरेक्टली। अगर एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और आपको लैम्डा निकालना है, तो फॉर्मूला यूज़ करिए डायरेक्टली, वी कैन यूज़ द शॉर्टकट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी इक्वल्स टू 12,375 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। सो लैम्डा यहाँ पे कितना आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 12,375 डिवाइडेड बाई कितनी आई थी? एनर्जी बिकॉज ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि लैम्डा ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास 10.2 रख देंगे। सो ये आपका आंसर होगा। चलिए, तो बच्चों अब निकालते हैं हम डायरेक्ट फार्मूला फॉर लैम्डा। लैम्डा के लिए डायरेक्ट फार्मूला देखिए कैसे निकालते हैं। लैम्डा का डायरेक्ट फार्मूला, अगर आपको एनर्जी लेवल्स दिए गए हों, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू n2 से n इक्वल टू n1 में जंप कर रहा है। ओके, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी En2 माइनस En1, तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन एच सी। क्या किया मैंने? एच सी का ऊपर मल्टीप्लाई, एच सी का नीचे मल्टीप्लाई। क्यों किया? क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो इस एच सी से ये एच सी कैंसिल हो गया, ये जो एच सी ये एच सी कैंसिल हो गया। ओके, क्या क्या बचा? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये चीज़ें बच गई हमारे पास। ओके, ये तो कर लिया हमने। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 अपॉन एच सी जेड स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा जी? क्योंकि देखिए 1 अपॉन n1 स्क्वायर प्लस में हो चुका था 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो सेम ही एक्सप्रेशन लिख दिया बस। अब 13.6 अपॉन एच सी को बोलते हैं एक कॉन्स्टेंट आर, दैट इज कॉल्ड रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज कॉल्ड आर। सो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर multiplied by 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where r is called Rydberg constant
एंड इट्स वैल्यू इज 10.1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ये आर की वैल्यू है। ओके, तो ये आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर ना? तो आपने देखा कि स्पेसिफिक लैम्डाज निकलते हैं, स्पेसिफिक आपको लैम्डा निकलते हैं, और ऐसा होने से ये जो सब कुछ ऊपर पड़ा उसकी वजह से क्या होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के बंडल्स मिलते हैं हमको, अलग अलग वेवलेंथ के बंडल मिलते हैं। ओके, मतलब डिस्क्रीट वेवलेंथ के पैकेट मिला करते हैं हमको। अब आइए देखते हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं कैसे। तो अब हमारे पास आ रही है स्पेक्ट्रल सीरीज़। जो अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है वो स्पेक्ट्रल सीरीज शुरू हो रहा है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको ये स्टार्ट में। देखो यार क्या है, मान लो अपने पास ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी इंक्रीजेस है, n=1 की एनर्जी सबसे कम होती है, n=2 की उससे ज़्यादा, n=3 की उससे ज़्यादा, n=4 की, फिर 5 6 7 8, इस तरीके से ये एनर्जी लेवल बना लो। और लास्ट वाले लेवल को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है। हमने एनर्जी लेवल कल आपको निकालने बताए थे, एनर्जी लेवल्स की वैल्यू E=-13.6 E1 फर्स्ट की, देन -3.4, n=3 शेल की -1.5 और फिर -0.8, ये एनर्जी लेवल होते हैं। अब देखो एक सिचुएशन ये बनती है कि हायर एनर्जी के जितने भी ऑर्बिटल से और हायर एनर्जी की जितनी भी शेल के इलेक्ट्रॉन हैं n=1 पर आके गिरे, मतलब ग्राउंड स्टेट पर। तो n=2 से 1 पर गिरा, 3 से 1 पर गिरा, 4 से 1 पर गिरा, 5 से 1 पर गिरा, 6 से 1 पर गिरा, यहाँ तक कि इन्फिनिटी से 1 पर गिर रहा है। ये देखो इन्फिनिटी से 1 पर गिर रहा है। तो अगर कभी भी हायर ऑर्बिट से, हायर शेल से इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में गिरता है तो यार इसको बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, लाइमन सीरीज। ओके, सो अब लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो ये जो इतने सारी वेव्स गिर रही हैं, है ना, ये अगर इंडिविजुअल इन वेव की बात करोगे तो व्हाट इज दिस, दिस इज लाइनमन वेव। वन लाइनमन वेव ये है, एक लाइनमन वेव है, एक लाइमन वेव ये है। तो ये जितनी की सारी हैं इनको अपन बोलते हैं लाइमन वेव्स। और इन लाइमन वेव्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज। तो ये जो कलेक्शन दिख रहा है, चाहे इसमें एक वेव हो या 1000 वेव हो, इसको बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज। Okay, so Lyman waves released when electron transit from higher energy level to n=1। तो इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से n=1 पर आके गिरता है तो अपन बोलते हैं इसको कि किस में ट्रांजिट कर रहा है, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा आप कौन सी लाइमन वेव प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो उस समय वो लाइमन वेव प्रोड्यूस करेगा। चलिए आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। लैम्डा कैलकुलेट करते हैं when the electron is moving from n=2 to n=1। ओके, तो चलिए n=2 to n=1 में 1/λ=rz² 1/n1² -1/n2²। तो वेरी सिंपल। ओके, पुट कर दीजिए 1/n1² -1/2², 1 - 1/4। सो सॉल्व करने पर लैम्डा आ रहा है अपने पास कितना, 4/3r, और 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। ये रट लो भैया, 1/r की वैल्यू 911। तो नियर अबाउट इसको सॉल्व करने पर आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो सबसे जो कहना चाहिए 1216, मतलब जो सबसे बड़ी जो वेवलेंथ निकलेगी, क्योंकि एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। जो बड़ी वेवलेंथ निकलेगी लाइमन सीरीज में वो 1216 एंगस्ट्रॉम की होगी। चलिए अब देखते हैं n=2 से n=1 को क्या बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है n=2 to n=1, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। नाउ वी आर गोइंग टू n=3 to n=1। देखना क्या होगा, n=3 से n=1 सिमिलरली सॉल्व करो, λ=1026 एंगस्ट्रॉम। तो अभी आपने क्या देखा था 1216, अब क्या दिख रही है 1026, मतलब अभी वेवलेंथ ज़्यादा थी, अब वेवलेंथ क्या हो रही है, छोटी हो रही है। मतलब ऊपर जो थी वेवलेंथ सबसे जो छोटा ट्रांजिशन था उसमें बड़ी वेवलेंथ निकली थी। अब जैसे जैसे ट्रांजिशन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। चलिए इन्फानाइट का निकालते हैं। ये देखा आपने, तो इसको मैंने डायग्राम बनाया है। अगर फर्स्ट लेवल पे आप आ रहे हैं n=2 से n=1 पे, तो कितना आया 1216। ओके, फिर से देखिए, इसको 1216 मिला है, 1216 एंगस्ट्रॉम। दूसरा अगर आप n=3 से n=1 पे आए हैं तो आपको मिला है 1026। अब लास्ट वाला निकालते हैं हम, इन्फिनिटी से लेके 1 तक का। सो 1/λ=rz², 1/n1 - 1/n2²। तो 1/1 - 1/∞ का स्क्वायर, जो कि 0 हो जाएगा। सो 1/λ कितना बचेगा r, 1/r = 911 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए कितनी वेवलेंथ छोटी हो चुकी है। ओके, जैसे जैसे आपके एनर्जी के ट्रांजिशंस बढ़ रहे हैं, लेवल बढ़ रहे हैं, तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है। ओके, तो ये अपना वेवलेंथ आएगी फाइनली। तो मतलब देखिए डायग्राम में, यदि ट्रांजिशन कुछ ऐसा होगा कि इन्फिनिटी से लेकर के
इन्फिनिटी से लेकर डायरेक्टली n इक्वल्स टू 1 पे, तो जो वेव रिलीज होगी उसकी वेवलेंथ होगी 911 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो क्या है, सबसे बड़ी वेवलेंथ सबसे छोटे ट्रांजिशन से आती है, मैंने हिंदी में लिखा ऑब्वियसली, जितनी बड़ी वेव होगी ट्रांजिशन उतना छोटा होगा। तो लिमिट कितनी रही भाई, हमने देखा वेवलेंथ की सबसे बड़ी वेवलेंथ कितनी थी 1216 यानी 1216 एंगस्ट्रॉम, और सबसे छोटी जो वेवलेंथ निकली वो क्या, दैट इज 911 एंगस्ट्रॉम। So standard, we can develop here the standard formula for the Lyman series, 1 upon lambda rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So 1 upon lambda equals to rz square 1 upon 1 square minus 1 upon n2 square. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दैट इज इक्वल्स टू 911 एंगस्ट्रॉम निकलती है किसमें, लाइमन सीरीज में। और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकलेगी फॉर द ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 2 to n इक्वल्स टू 1, दैट विल गिव यू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बिकॉज द एनर्जी इज हाई एनफ एंड दैट टाइम वेवलेंथ विल बी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, यस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी सबसे छोटी होगी उस समय, तो ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा जिस समय एनर्जी सबसे कम एक्सचेंज होगी, दैट इज ऑफ 1216 एंगस्ट्रॉम। चलिए अगली सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, बामर सीरीज। जस्ट नाउ यू हैव सीन व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिट फ्रॉम एनीवेयर टू n इक्वल्स टू 1, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू सी हियर व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिट फ्रॉम एनी अबव द 2 n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 2, मतलब 3 से 2 में कूदेगा, 4 से 2 में कूदेगा, 5 से 2 में कूदेगा, एनीवेयर। सो दैट टाइम द स्पेक्ट्रल सीरीज इज कॉल्ड Balmer series and the waves radiated are may be called Balmer rays या Balmer waves. Okay, let's see. Now the case shell is blank here. There is no at all no transition, but the electron can maybe transit from M to L, N to L, O to L, and anywhere from the above shell and from obviously from infinite to L, where L is the second shell. Okay, तो यार ये हो सकता है, देख लो डायग्राम को जी भर के। अब देखिए मैंने शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट मैंने वेवलेंथ निकाल रखी, तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकलेगी फॉर द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन दैट इज इक्वल टू 6552 एंगस्ट्रॉम, एंड जो सबसे छोटी वेवलेंथ निकलेगी दैट इज फॉर द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन दैट इज इक्वल टू 3644 एंगस्ट्रॉम। सी हियर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ infinite to 2 and for the longest wavelength the transition will take place from the third shell to the second shell. Okay, now we are going to calculate this. See here, shortest wavelength infinite to 2 1 upon rz square 1 upon 2 square minus 1 upon infinity square, that is lambda equals to 3644 angstrom, and the longest wavelength for the transition 3 to 2 that is equals to 1 by lambda equal to r into z square 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square, that is equals to 6522 angstrom. Okay, so नाउ अब हम एक कॉमन डायग्राम बनाते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर करेगा इसको। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है इसमें आपको भाई, इसमें आपको ये सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 डिफरेंट लेवल बना लो। n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5 है, देन ऊपर n इक्वल्स टू 6 है। यार शुरुआत में ये गैप ज़्यादा रहता है बिकॉज 1 लेवल और 2 लेवल की एनर्जी का गैप जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद ये गैप कंटिन्यूसली आपको धीरे धीरे कम करते जाना है क्योंकि एनर्जी के लेवल्स के गैप कम होते जाते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन यू कैन सी the spectral lines are called Lyman lines and the series made of it called Lyman series. Okay, and here the energy, the wavelength may vary from 911 angstrom shortest wavelength to 1216 angstrom, और ये सारी की सारी जो wavelength रीजन आती है ये अल्ट्रावायलेट में आती है, सब के सब अल्ट्रावायलेट में। In the second Balmer series we just have seen that the lowest is 3644 and the highest is 6522 angstrom, 6552 angstrom. So I have written here the rays are of the spectral lines containing the wavelength of 3644 to 6522 angstrom, 6552 angstrom, that is obviously in visible region. So यहाँ पे जो कलर होता है, कलर निकलते हैं। Then after then जो सीरीज आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होकर n इक्वल्स टू 3 में गिरेगा, n इक्वल्स टू 3 में गिरेगा, दैट इज n equals to 3 में electron will fall in n equals to 3, and this time the spectral series are called bracket series and these are called this is called bracket series. Okay, सबसे थर्ड में Paschen series था, Paschen series जो था that are short infrared regions and bracket series containing the long infrared radiations. After then when the transition is take place from above level to n equals to 5, those series are called Pfund series, n equals to 4, those series are called Pfund series, and after that if they are
the transition is placed anywhere to n equals to 5. The series is called the Humphrey series. Okay, so this is wavelength, this is the in the right side of this the wavelength increases. ये सब कुछ clear हो गया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. Now we talking about the number of spectral lines. अब हम number of spectral lines के बारे में बात कर रहे हैं. Okay, number of spectral lines. तो see here, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, हल्का सा ध्यान दीजिए कि यदि आपके पास कुछ लेवल्स में आपको दे रहा हूँ, सी दिस इज n इक्वल टू 4, दिस इज n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल्स टू 1, इन हाउ मेनी वेज द ट्रांजिशन मे बी टेक प्लेस इन बिटवीन 4 to 2. देखो एक डायरेक्ट आ सकता है 4 to 1, एक कैसे आ सकता है 4 to 3 पे आ सकता है, फिर 3 to 2 पे आ सकता है, फिर 2 to 1 पे आ सकता है. एक तरीका ये है कि यहाँ से आ जाए 4 से लेके डायरेक्टली 2 पे और फिर 2 से लेके 1 पे, और एक तरीका है 4 से लेके 1 पे, 4 से लेके 3 पे, देन 3 to 1 डायरेक्टली. तो अब आपको पता करना है कि दो लेवल के बीच में मतलब 4 to 1 के बीच में कितने तरीके से ट्रांजिशन हो सकता है. तो चलिए देखते हैं, काउंट करो. तो एक तो ये हो गया भैया, ये वाला चलेगा. अब आप देखिए ये चलेगा. ओके, जब ये और ये सेम है तो इसलिए इसको क्रॉस कर दो. ओके, ये वाला कंटेन मत करो, तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दो. ओके, कैंसिल. और फिर नेक्स्ट ये भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा. ये देखो रिपीट हो रहा है तो इस वाले को भी क्रॉस कर दिया मैंने. ओके, एंड देन ये. अब टोटल काउंट कर लो आप राइट वाले. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल कितने वेज हो गए, 6 तरीके से ट्रांजिशन हो सकता है बिटवीन 2 लेयर्स, तो बिटवीन द 2 शेल्स. तो आइदर या तो आप ऐसे याद रख सकते हो, या एक तरीका ये है कि इसका डायरेक्टली मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ. तो देयर इज वन शॉर्टकट फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस or the number of spectral lines emitted between the two levels, that is equals to n2 minus n1 multiplied by n2 minus n1 plus 1 divided by 2. मतलब n2 minus n1 मतलब हायर से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका एक ज़्यादा करके उससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो. तो देखो बहुत ही ईजी है, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको. ओके, सॉरी ये इसको उल्टा हो गया है ये. नाउ फाइन. सो हेयर फॉर, अभी देखो जो ट्रांजिशन आपने देखा आंसर 6 आया था. इन केस आप ले लो n2 इक्वल्स टू 4, n1 इक्वल्स टू 1, सो यू कैन राइट 4 minus 1 multiplied by 4 minus 1 plus 1 divided by 2, so answer is 3 multiplied by 4 divided by 2, answer 12 divided by 2. So there are total 6 transitions. So thank you students for being with Lokesh Sir Unlimited Study Zone. This is signing off. Stay tuned with me. Have a nice day ahead. Bye bye.